हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर एमसी 5 यूनिट नंबर 5 रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से हम रेशियो को एनालाइज करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, हमारे बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रेशियो को एनालाइज करते हैं ताकि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल सके, हमारा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसमें कितना रिस्क है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। हमारे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को हम मेज़र करते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या होती है रेशियो एनालिसिस। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी व्हाइल द प्रॉफिट फिगर्स इज इम्पॉर्टेंट। इट हाउएवर डजंट गिव्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। ठीक है, सो टेक फॉर इंस्टेंस टू कंपनीज ए एंड बी ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ए हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 crore एंड B has earned a profit of 1000 crore for the financial year 2003. Now one would on the face of it says that company B is better than company A. However, it should be wise enough to compare the profit earned with the level of investment made to earn the profit. क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दो कंपनी हमने ली, कंपनी ए और कंपनी बी। हमने कहा कंपनी ए ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी बी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। अब इस पोजीशन से हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई कंपनी बी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे ये कहना सही होगा कि कंपनी बी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि कंपनी ए और कंपनी बी ने दोनों ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने परसेंटेज दोनों की जो है प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कंपनी ए हैज़ स्पेंड अबाउट ₹500 crore टू अर्न ₹100 crore profit and company B has spent about ₹1000 crore to earn ₹1000 crore of profit. So it's clear that profitability of company A is higher than that of company B, in that the profit earned to the invest ratio is higher for company A, ठीक है, which is 20% compared to company B which is 10%. Hence one should look at profitability and not just profit figures. So the key points is that one has to look into appropriate ratio, not just absolute figure for comparison. Hence ratio analysis would help understand the financial result better. I hope आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे मैंने पहले एग्जांपल की बात की थी, ए और बी। कंपनी ए ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी बी ने 1000 करोड़ का। तो सिंपली हम एब्सोल्यूट फिगर्स का यूज़ करके कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि कंपनी बी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये कंपैरिजन सही नहीं है जब तक हम इसको किस तरीके से कंपेयर ना करें, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। क्यों, कंपनी ए ने मान लो 500 करोड़ का इन्वेस्ट करके 100 करोड़ की अर्निंग कर ली, लेकिन कंपनी बी वहीं पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1000 करोड़ की ही अर्निंग की। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कंपैरिजन, अगर हम यहाँ पे अब कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी ए ने जो है वो 20% का प्रॉफिट अर्न किया अपने इन्वेस्टमेंट पे, वहीं पे कंपनी बी ने 10% का प्रॉफिट अर्न किया अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भी कंपनी ए जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस तरीके से हम जो है रेशियो का यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। So this often means working out a range of ratios. By doing so, a large amount of complex information can be considered into easily digestible and standard form, and numerous comparison between different years for a single company, between comparison of various size or between industries can be made. Note that a ratio is isolation generally has little meaning, and it is important to note that the ratios are just signals or clues rather than the answer to complex question about a company. Ratio can be expressed in various ways, including as a percentage, fractions, time, figure and a number of days, and rate and as a simple numbers. तो रेशियो जो है वो बहुत हमारी हेल्प करती है बिजनेस की। जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ज़्यादा सिंपल बना लेती है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिबल बनाती है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देती है, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इन रेशियो के थ्रू हम हमारी कंपनीज़ के बीच में साथ ही साथ अदर कंपनीज़ के साथ भी हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जांपल में समझा देखा है कि किस तरीके से रेशियो एनालिसिस हमारी हेल्प करती है फाइनेंशियल फिगर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में। उसके बाद आते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियो। अ फर्म नीड लिक्विड एसेट्स टू मीट डे टू डे पेमेंट्स, therefore liquidity ratio highlights the ability of the firm to convert its assets into cash. If the ratio are low, then it means that money is tied up in stocks and debtors, thus money is not available to make payment. This may cause considerable problem for firm in the short run. It is often viewed that a value less than 1.5 implies that the company may run out of money as it cash is tied up in the unproductive assets.
अब लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियो का हम बात करते हैं कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस में कितना फाइनेंस या कितना कैश अवेलेबल है। अब क्या होता है, कैश की रिक्वायरमेंट होती है हमें डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए, डे टू डे पेमेंट को करने के लिए। अगर हमारा बिजनेस जो है वो डे टू डे पेमेंट ना कर पाया, टाइमली पेमेंट ना कर पाया, ठीक है, तो हमारा जो बिज़नेस है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा और बिज़नेस को स्मूथली वे में चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कई बार क्या होती है कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं होता, हमारा जो मनी इतना अवेलेबल नहीं होता। वो रीज़न इसकी वजह से होता है कि क्योंकि वो पैसा हमारे स्टॉक्स में और डेटर में फंस जाता है, जिसकी वजह से हम पेमेंट ईजिली नहीं कर पाते और हमारे पास जो है कैश की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे पास कितना बिज़नेस में कैश अवेलेबल है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ रेशियोज़ का यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे बिज़नेस में कितना कैश अवेलेबल है। तो अब वो हम किस चीज़ के थ्रू हम एनालाइज कर पाएंगे, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को करंट रेशियो के थ्रू, क्विक रेशियो के थ्रू और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ का हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी बिज़नेस की करंट ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से हम मीटअप कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बिज़नेस की क्या पोजीशन है, हमारे पास कितना फाइनेंस या कैश अवेलेबल है। सो लिक्विडिटी रेशियो हेल्प्स इन असेसिंग द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन फॉर विच द फॉलोइंग रेशियो कम अंडर दिस कैटेगरी: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो करंट रेशियो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जिनका जो पीरियड्स होता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, जिनका पीरियड क्या होता है, 1 साल का होता है। करंट एसेट में क्या आते हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। करंट एसेट्स इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड ऑल द अदर एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर इंस्टेंस बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा। यानी कि जिसका टाइम पीरियड 1 साल तक का होता है, ठीक है, जिसको हम 1 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी भी वही होता है जिसको हमें क्या करना होता है, वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट दैट हैज़ टू बी मेट विद इन द ईयर। ठीक है, वो सारी की सारी लाइबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है। सो दे कंप्राइजेज सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज विद इन अ ईयर। ठीक है, तो ये कुछ जो है चीज़ें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होती है। तो अब करंट रेशियोज़ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी सेकंड रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो हमें क्या बताती है, द एसेट टेस्ट रेशियो इज सिमिलर टू द करंट रेशियो एज इट हाईलाइट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है, इज सेटिस्फैक्ट्री। However, if the value is significant less than 1, it implies that the company has a large amount of its cash tied up in unproductive assets, so the company may struggle to raise money in the short term. अब क्या होता है, हमारी जो क्विक रेशियो होती है, क्विक रेशियो जो है 1:1 की फॉर्म में होनी चाहिए। क्विक रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स क्या होती है, क्विक एसेट्स होती है हमारी करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारी क्विक एसेट्स आ जाती है। अगर हमारी रेशियो 1:1 नहीं होगी, उससे कम आती है, 1 से कम आती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेंट्रीज़ में फंसा हुआ है, अनप्रोडक्टिव एसेट्स में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आती है हम नेट वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो कैन गिव एन इंडिकेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द business to pay its bills. Generally, a working capital ratio of 2:1 is regarded as desirable. ठीक है, a stronger ratio indicate a better ability to meet ongoing and unexpected bills. Therefore, taking the pressures of your cash flows, being in a liquidate positions can also have advantages such as being able to negotiate cash discount with your suppliers. Weaker ratio may indicate that your business is having great difficulty meet its short-term commitment and that additional working capital support is required. अब वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या करती है, ये इसकी जो रेशियो होती है वो 2:1 की फॉर्म में होती है। ये हमें बताती है कि कितने जल्दी तरीके से हम अपने जो ऑब्लिगेशंस है वो मीटअप कर सकते हैं। अगर हमारे पास अब कैश अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे पास अगर कैश अवेलेबल है तो हम कैश डिस्काउंट का जो है बेनिफिट ले सकते हैं अपने सप्लायर से। सो हैविंग टू पे बिल्स बिफोर पेमेंट आर रिसीव्ड मे बी द इश्यूज इन विच केस एन ओवरड्राफ्ट कुड असिस्ट। ठीक है, हैविंग टू पे बिल्स बिफोर पेमेंट्स आर रिसीव्ड
मे बी द इश्यूज इन विच केस एंड ओवरड्राफ्ट गुड असेट्स। अब मान लो हमें पेमेंट रिसीव होनी थी, जो भी हमने सामान बेचा उसकी पेमेंट हमें रिसीव होनी थी, लेकिन वो डिले हो गई, वो पैसा हमें नहीं मिला। जब हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम अपने सप्लायर को पैसा कहाँ से देंगे? अब सप्लायर को तो पैसा देना होगा, अगर हम सप्लायर को पैसा नहीं देंगे तो हमारी इमेज मार्केट में गिर जाएगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं और उनकी पेमेंट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब भी हमें हमारा पैसा मिलेगा तो हम बैंक को पैसा लौटा देंगे। अल्टरनेटिवली बिल्डिंग अप अ रिजर्व ऑफ द कैश इन्वेस्टमेंट में क्रिएट अ साउंड वर्किंग कैपिटल बफर। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मान लो हमें टाइम पे पैसा नहीं मिला, लेकिन हमें अपने सप्लायर को पैसा देना है, तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जब हमारे पास सरप्लस कैश हमारे बिजनेस में अवेलेबल था, तो उस पैसे का हम यूज़ कर सकते हैं हमारी पेमेंट करने के लिए। अब किस तरीके से हम नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अब क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन में टोटल असेट्स। ठीक है, हमारे बिजनेस के जितने भी टोटल असेट्स होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे टोटल असेट्स की बात की गई है, तो टोटल असेट्स में करंट असेट्स और फिक्स असेट्स दोनों का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एनालिसिस रेशियो। प्रॉफिट हमने सबसे पहले एनालाइज किया हमारे बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन को। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अपने बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट कैसा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रोवाइड अ डेफिनेट इवैल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द रिटर्न जनरेटेड ऑन द सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो हमें ये बताती है कि जो भी हमने सेल किया, फिर जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की, उस पर हमारा कितना हमें रिटर्न मिला। प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स, प्रॉफिट earned in relation to sales gives the indication that the firm is able to meet all the operating expenses and also produce the surpluses। ये हमें ये बताती है कि जो भी हमने सेल्स की उससे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिससे कि हम अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो मीटअप कर पाए और हमें कुछ सरप्लस भी बच गया। इन ऑर्डर टू जज द इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू सेल्स। यानी कि जो भी हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं हमारे बिजनेस की, वो किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? इन कंपैरिजन टू सेल्स एंड द इन्वेस्टमेंट की। हमने कितनी सेल की, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट की उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर्स करने के लिए हम जो है 4 मेथड का यूज़ करते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग रेशियोज़। इन सारे मेथड का यूज़ करके हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता ही होगा हम किस तरीके से निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज़ करके हम नेट प्रॉफिट को निकालते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि करके इन चीज़ों को क्या है, किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो। द रेशियो में इंडिकेट टू व्हाट एक्सटेंट द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स पर यूनिट में बी रिड्यूस विदाउट इंकरिंग लॉसेज ऑन ऑपरेशंस। दिस रेशियो इज यूजफुल पर्टिकुलरली इन केस ऑफ होलसेल एंड रिटेलिंग ट्रेड बिजनेस। It establishes the relationship between gross profit and the net sales. Its purpose is to show the amount of gross profit generated for each rupees of sales। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया हमारी सेल पे। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल, ठीक है, इनटू में 100। अब क्या होता है कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि कितना हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों प्राइस में कम करना होता है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, या फिर हम अपने जो है प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो जिससे कि हमारे जो है बिज़नेस में लॉस ना हो। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल इनकम्स एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, a high margin enables all operating expenses to be covered and provide a reasonable return to the shareholder. If gross profit rate is continuously lower than the average margin, something is wrong। ठीक है, to keep the ratio high, management has to minimize cost of goods sold and improve the sales performance. Higher the ratio, greater would be the margin to cover operating expenses and vice versa। अब क्या होता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? हमारी जितनी भी नेट सेल होती है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे? जो भी कॉस्ट होती है गुड्स को ऑपरेट करने की, उसको माइनस करेंगे
ठीक है। जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है उसमें बेसिकली बात है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी क्रेडिट साइड होती है उसमें हमारी सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आती है। हमारी डेबिट साइड होती है उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी परचेजेस वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इससे हम क्या करते हैं, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से अभी तक हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं किया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे डिडक्ट करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, या तो हम अपनी सेल को बढ़ाएं या फिर हमारी कॉस्ट जो है उसको कम करें। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो एंड इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नेट सेल्स. So the purpose of this ratio is to reveal the amount of the sales income left for shareholders after meeting all the costs and expenses of the businesses. It means the overall profitability of the firm. Higher the ratio, greater would be the return to the shareholder and vice versa. Net profit margin of 10% is considered normal. This ratio is very useful to control cost and to increase the sales. अब हम क्या करते हैं, हमारे नेट प्रॉफिट को, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था, अब हम हमारे बिजनेस के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड करते हैं नेट सेल से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो हमें हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% होना चाहिए, जो कि नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कम रिटर्न दे पाएंगे। अगर हमारा ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है उसको हम ज़्यादा रिटर्न दे पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दिस रेशियो इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसका रिलेशनशिप जो है इससे हमें पता चलता है, मीन्स जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम क्या करते हैं, माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, या फिर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि हमारा जो बिज़नेस करने में जो डे टू डे एक्सपेंस आते हैं उसको बारे में बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और जिसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग दिस काइंड ऑफ रेशियो इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर ईच रुपीज़ ऑफ सेल वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज द इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, हैव टू बी इग्नोर। ठीक है, जब भी हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि हमारे जो टैक्सेस वगैरह हो गए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करते वक्त नॉन प्रॉफिट जो इनकम्स हैं या फिर जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, हमारी सेल से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होंगे। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। लिक्विडिटी रेशियो हमारी बिजनेस की कैश पोजीशन को दर्शाता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 3 फॉर्मूला से, कैश रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो का यूज़ करके। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रेशियो। इसमें हम हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है और ऑपरेटिंग रेशियोज़ क्या है। ठीक है, इसके थ्रू हम हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।